अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है अल्काइल हैलाइड्स। सिलेबस में अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटीज़ के ऑर्डर हैं और रिएक्शंस हैं अल्काइल हैलाइड के। तो हम सबसे पहले समझेंगे अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जो कि सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप समझ सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अल्काइल हैलाइड, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और फिर हम उनकी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू बॉन्ड एनर्जी को भी ज़रा डिस्कस करेंगे। इसमें जो जो एमसीक्यूज आते हैं गौर से सुनिएगा, कौन कौन से एमसीक्यूज पॉसिबल हैं इसमें। अल्काइल हैलाइड्स में आपके पास चार तरह के अल्काइल हैलाइड्स होंगे। कार्बन फ्लोराइड होगा, कार्बन क्लोराइड, कार्बन ब्रोमाइड और लास्ट वन कार्बन आयोडाइड। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, क्लोरीन की 3.1, बोरोमीन की 2.9 और आयोडीन की 2.6 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो 1.5 का। फिर कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकलेगा 0.6, कार्बन ब्रोमीन का निकलेगा 0.4, कार्बन आयोडीन का निकलेगा 0.1 का। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब गौर से जो मैं बातें समझा रहा हूँ उन्हें गौर से सुन लेना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड पोलैरिटी के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होती है। कार्बन फ्लोरीन में डिफरेंस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी। पोलैरिटी का मतलब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, और सबसे कम पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव दिखाई देगा कार्बन आयोडाइड पे। अब अगर एमसीक्यूज में लिखा हो कि रिएक्टिविटी पोलैरिटी की बेस पे बताओ, तो पोलैरिटी के रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जिस पे सबसे ज़्यादा पोलैरिटी होगी, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोफाइल उस पर सबसे ज़्यादा अटैक करेगा। तो इधर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होता तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक सबसे ज़्यादा फ्लोरीन पे करता, क्योंकि फ्लोरीन पे उससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा दिखाई दे रहा होता। तो फिर पोलैरिटी की बेस पे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, वो बनेगा जी कार्बन फ्लोराइड मोस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा अटैक करेगा। कार्बन क्लोराइड कम रिएक्टिव होगा, कार्बन ब्रोमाइड और कम रिएक्टिव होगा, और सबसे कम रिएक्टिव कार्बन आयोडाइड होगा। लेकिन ख्याल करना है एमसीक्यूज में स्टेटमेंट पे नज़र रखनी है कि उसने पोलैरिटी की बेस पे ऑर्डर पूछा है ना, तभी ये आंसर देना। और ये ऑर्डर जो मैंने लिखा है ये ऑर्डर है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग असेंडिंग की कहानियों पे भी नज़र रखनी पड़ेगी एमसीक्यूज में। डिसेंडिंग डी से निकलता है और डिक्रीज भी डी से निकलता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है डिक्रीज, और ये डिक्रीज हो रहा है, आप हायर से लोअर की तरफ जाते हो, और जब भी डिक्रीज हो रहा हो ना तो ग्रेटर के सिंबल होते हैं। ये फिक्स है बात कि जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर होगा ग्रेटर के सिंबल के। कार्बन फ्लोराइड ग्रेटर रिएक्टिव देन कार्बन क्लोराइड देन कार्बन ब्रोमाइड, एंड कार्बन ब्रोमाइड ग्रेटर रिएक्टिव देन कार्बन आयोडाइड। अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ता तो जाहिर है ये उलट हो जाता। असेंडिंग ऑर्डर में फिर लेस के सिंबल चल रहे होते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स को भी आपको फेस करना पड़ेगा एमसीक्यूज में, वो भी चीज़ आपने जहन में याद रखनी है। फिर याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। जहाँ पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। जहाँ पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो वहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी भी वहाँ पे होती है जी ज़्यादा। और अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो तो फिर रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो फिर अगर एमसीक्यूज में पूछा गया हो कि रिएक्टिविटी को डिस्कस करें बॉन्ड एनर्जी की बेस पे, तो सुने, मैंने बोला जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है 1.5 का। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है 466 किलो जूल
पर मोल, 467 किलो जूल पर मोल ये इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है। कार्बन क्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी होती है +346, फिर इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है +290 और इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है +228। ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज होती हैं। अब चूंकि कार्बन फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो उसकी बॉन्ड की एनर्जी भी ज़्यादा। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो फिर बॉन्ड टूटेगा नहीं, अगर बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो अगर बॉन्ड एनर्जी की बेस पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा वो सबसे कम रिएक्टिव, तो कार्बन फ्लोराइड जो होगा वो कम रिएक्टिव होगा कार्बन क्लोराइड से, कार्बन क्लोराइड कम रिएक्टिव होगा कार्बन ब्रोमाइड, और वो कम रिएक्टिव होगा कार्बन आयोडाइड से। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनता है बॉन्ड एनर्जी की बेस पे। तो अव्वल तो ये दो ऑर्डर्स आपको पता होने चाहिए, और ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये ऑर्डर लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा कहता है सर ऊपर रिएक्टिविटी का ऑर्डर अलग चल रहा है, नीचे रिएक्टिविटी का ऑर्डर चल रहा है। पहले तो जहन में बात क्लियर करो, अगर पोलैरिटी की बेस पे एमसीक्यूज हो, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ जो ऊपर लिखा है। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बेस पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे तो ये बताओ। अब सेंस सुनो, सेंस है क्या। बेशक इस पे पोलैरिटी ज़्यादा थी, पार्शियल नेगेटिव ज़्यादा था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ज़्यादा कर रहा था, लेकिन अटैक करना अलग बात होती है, अटैक करने के बाद बॉन्ड तोड़ना अलग चीज़ होती है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो पोलैरिटी का ऑर्डर बताया जाता है वो इस सेंस में बताया जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग ज़्यादा हो रही है, पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन पे अटैकिंग ज़्यादा हो रही है। वो बेसिकली अटैकिंग के सेंस में रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। लेकिन अटैक करने के बाद इलेक्ट्रोफाइल क्या बॉन्ड तोड़ पाएगा, नहीं, क्योंकि कार्बन फ्लोराइड का बॉन्ड तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। बेसिक अटैकिंग बहुत हुई है लेकिन वो बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा। तो फिर बॉन्ड तोड़ने की बेस पे, बॉन्ड एनर्जी की बेस पे ये रिएक्टिव क्या हो जाता है, लीस्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं पढ़ाते हुए बच्चे को यूं भी देता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा थी तो इलेक्ट्रोफाइल ने 100 दफा अटैक किया, पोलैरिटी ज्यादा ज्यादा थी, 100 दफा अटैक किया, लेकिन 100 में से सिर्फ बॉन्ड एक ही दफा तोड़ पाया क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बहुत था। अटैकिंग बेसिक बहुत हुई लेकिन बॉन्ड सिर्फ एक दफा टूटा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बहुत था। लेकिन आयोडीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कम कर रहा होगा, उस पे 100 दफा अटैक किया, हो सकता है इस पे सिर्फ 10 दफा अटैक हो, लेकिन 10 दफा में से 9 दफा बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि बॉन्ड वीक है। तो फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या बनेगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो बताया जाता है वो बताया जाता है बॉन्ड एनर्जी की बेस पे। एमसीक्यूज में आपसे पूछा भी जाएगा प्राइमरी फैक्टर कौन होता है, प्राइमरी फैक्टर कौन होता है जो रिएक्टिविटी डिसाइड करता है। तो एमसीक्यूज में याद रखना प्राइमरी फैक्टर बॉन्ड एनर्जी होता है जो रिएक्टिविटी डिसाइड कर रहा होता है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फिर ये बनता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कार्बन आयोडाइड। बेसिक आयोडीन पे इलेक्ट्रोफाइल कम अटैक करेगा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, लेकिन वो जितनी दफा भी अटैक करेगा बॉन्ड तोड़ लेगा। फ्लोरीन पे बेशक अटैकिंग बहुत ज्यादा हो रही होगी लेकिन उस बहुत बहुत ज्यादा अटैकिंग का फायदा नहीं है क्योंकि बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में याद रखना कार्बन आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव होगा एंड इट विल बी मोर रिएक्टिव देन कार्बन ब्रोमाइड देन कार्बन क्लोराइड, और कार्बन फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बनेगा जो एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपने बताना। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि मैंने क्या क्या बता दी अब तक। बॉन्ड पोलैरिटी आपको बता दी, रिएक्टिविटी बता दी, उस बेस पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बता दी, बॉन्ड एनर्जी बता दी, बॉन्ड एनर्जी की बेस पे रिएक्टिविटी बता दी। प्राइमरी फैक्टर बॉन्ड एनर्जी होता है जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिसाइड करता है। ऊपर वाले जो दो लिखे हुए हैं उन्हें ओवरऑल बोलने की बजाय उन्हें यूं बोलना कि बॉन्ड पोलैरिटी की बेस पे ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी की बेस पे ऑर्डर, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर फिर बॉन्ड एनर्जी की बेस पे ही निकाला जाता है। अगर एमसीक्यूज में जिक्र ही ना हो कि रिएक्टिविटी बताएं बॉन्ड एनर्जी की बेस पे या बॉन्ड पोलैरिटी की बेस पे, इस चीज का जिक्र ही ना हो, तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि रिएक्टिविटी बॉन्ड एनर्जी की बेस पे ही बतानी पड़ती है, अंडरस्टूड बात होती है, फिर आपको ये ओवरऑल ऑर्डर ही बताना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीजों का आपने क्या करना है, ख्याल करना है। और जनरल सेंस में जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो वहाँ पे आयोनिक करेक्टर जो होता है वो ज्यादा होता है जनरल सेंस में।
हालांकि फजान्स रूल भी बहुत अच्छा रूल है, जो आयोनिक करैक्टर कोवलेंट करैक्टर को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है, पढ़ाया हुआ मैंने आप लोगों को फजान्स रूल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट करैक्टर के। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वहाँ पे आयोनिक करैक्टर ज्यादा है। आयोनिक आयोनिक करैक्टर सबसे ज्यादा किसका निकलेगा? कार्बन फ्लोराइड का। और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा वहाँ पे कोवलेंट करैक्टर सबसे कम। इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा था तो इसमें कोवलेंट करैक्टर सबसे कम होगा। तो अगर वो इनके आयोनिक और कोवलेंट करैक्टर के भी डिस्कशन कहीं पे शुरू करें, एमसीक्यूज में पूछे, तो वो भी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस पे बताना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो आयोनिक करैक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो कोवलेंट करैक्टर कम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। एमसीक्यूज ऐसी ऐसी जो चीजें होती है ना, उन पे एमसीक्यूज होता है मैक्सिमम का, मिनिमम का या ऑर्डर का। मैक्सिमम का, मिनिमम का या फिर ऑर्डर का, इस तरह के बस एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम कौन, मिनिमम कौन, और ऑर्डर्स भी लिख के दे दिए हैं आपको। जब आप ये सब कुछ कर लो तो उसके बाद करना रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस में जो आपको एमसीक्यूज फेस करने पड़ेंगे, अब वो गौर से सुनना एमसीक्यूज कैसे फेस करने पड़ेंगे। अगर आप अल्काइल हैलाइड में पुट कर दें एक्वस KOH, या फिर आप पुट कर दें एक्वस NaOH, दो एक्वस आ गए, या फिर आप पुट कर दें अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड, या फिर आप पुट कर दें अल्कोहलिक अमोनिया, या फिर पुट कर दें आप अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट। पांच चीजें हैं टोटल। अगर इन पांचों में से कोई एक भी चीज एमसीक्यूज में लिखी हो तो आपने कहना रिएक्शन शो होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN रिएक्शन। एमसीक्यूज बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग शो SN रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एलिमिनेशन रिएक्शन। हमारे सिलेबस में सिर्फ फिलहाल ये पांच चीजें हैं जो आपको याद रहे, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं। आपको याद रहे कि एक्वस KOH में जो OH होता है ये न्यूक्लियोफाइल होता है, इधर भी OH न्यूक्लियोफाइल होता है, इधर साइनो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होता है। अमोनिया के अंदर पूरा अमोनिया तो नहीं लेकिन अमाइनो ग्रुप NH2, अमाइनो ग्रुप NH2 न्यूक्लियोफाइल होगा, और इधर नाइट्रो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये इधर हैलोजन न्यूक्लियोफाइल होगा। तो फिर होगा ये कि OH न्यूक्लियोफाइल हैलोजन न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, बनाएगा अल्कोहल। OH ने हैलोजन को निकाल दिया। अब जो हैलोजन निकलेगा वो पोटाशियम से जुड़ के बाय प्रोडक्ट बनाएगा पोटाशियम हैलाइड। फिर OH न्यूक्लियोफाइल हैलोजन न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, दोबारा अल्कोहल बनेगा। और जो पॉजिटिव सोडियम होगा वो नेगेटिव हैलोजन से जुड़ेगा, सोडियम हैलाइड बनेगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जी साइनो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होगा, हैलोजन न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, अल्केन नाइट्राइल बनेगा। और जो पोटाशियम होगा वो हैलोजन से जुड़ के साथ बाय प्रोडक्ट पोटाशियम हैलाइड बनाएगा। अमोनिया के अंदर अमाइन होगा जो इस एक्स एक्स न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, अमाइन न्यूक्लियोफाइल एक्स को रिप्लेस करेगा, और बनेंगे प्राइमरी अमाइंस। और अमोनिया में से NH2 ने एक्स को रिप्लेस किया है, NH3 में से सिर्फ NH2 ने, तो एक H इधर बचा हुआ होगा, अमोनिया के एक H वो एक्स से जुड़ेगा और बनेगा HX। और नाइट्रेट न्यूक्लियोफाइल इस एक्स न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, बनेगा नाइट्रोअल्केन। और वो जो पॉजिटिव सिल्वर होगा वो नेगेटिव एक्स से जुड़ेगा और बनेगा सिल्वर हैलाइड। मैंने पहले भी बोला है कि जो एक किसी फैमिली की रिएक्शन होता है वो किसी दूसरी फैमिली की प्रिपरेशन जरूर होता है। तो याद रखो अल्काइल हैलाइड के जब रिएक्शन करवाएं तो अल्कोहल की प्रिपरेशन अल्कोहल की, अल्केन नाइट्राइल की प्रिपरेशन, प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन नाइट्रो अल्केन की। तो कितनी फैमिलीज की प्रिपरेशन आई है जी? इधर ये एक ही फैमिली होगी, इस एक फैमिली की प्रिपरेशन, ये दूसरी फैमिली की प्रिपरेशन, तीसरी फैमिली की प्रिपरेशन, चौथी फैमिली की प्रिपरेशन। तो आपको याद रहे सर ने 4 फैमिलीज की प्रिपरेशन पढ़ाई है एक फैमिली के रिएक्शंस में। उसके बाद मैं अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाऊंगा भी सही, लेकिन अभी ही आप याद रखना कि कहीं पे भी आपको साइनो ग्रुप दिखाई दे जाए और साइनो ग्रुप की आप करवाएं एसिड हाइड्रोलिसिस,
और साइनो ग्रुप की आप करवाएं एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये बात फिक्स होती है, ये बात किसी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेंज नहीं होती किसी भी बुक में, कि साइनो ग्रुप एसिड हाइड्रोलिसिस में आप एसिड लोगे और आप 2 मोल हमेशा लेते हो वाटर के। एसिड हाइड्रोलिसिस में हमेशा एसिड लेते हैं, 2 मोल लेते हैं वाटर के। तो ये साइनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्साइल ग्रुप में। और ये जो नाइट्रोजन होता है ये वाटर के हाइड्रोजन से जुड़ना शुरू करता है और बनाता है अमोनिया। अच्छा, वाटर मैंने इधर कितने लिखे हुए हैं? वाटर 2 लिखे हुए हैं। 2 वाटर का मतलब है यूं ओपन करके लिखेंगे तो होगा ये कि वाटर का जो OH होगा और वाटर का OH के साथ जो ये वाला ऑक्सीजन होगा, जो ये वाला ऑक्सीजन होगा, ये OH और ऑक्सीजन जाके ऐड होगा कार्बन के साथ। कार्बन से के साथ ऐड होगा, उसे कन्वर्ट करेगा कार्बोक्साइल ग्रुप में। बाकी कितनी H बची हुई होंगी? 3 H बची हुई होंगी। वो 3 पॉजिटिव H जो होंगी इस नेगेटिव नाइट्रोजन से जुड़ेंगी, अमोनिया बनाएंगी। अगर उसने एरो के ऊपर सिर्फ H पॉजिटिव लिखा हो तो समझ जाना ये अमोनिया कन्वर्ट होगा NH4 पॉजिटिव में। अगर एरो के ऊपर उसने सिर्फ H पॉजिटिव लिखा हो तो समझ जाना नाइट्रोजन जिस अमोनिया में कन्वर्ट हुआ था वो अमोनिया से H पॉजिटिव से रिएक्ट करके NH4 बनाएगी। अगर एरो पे उसने इस H की जगह लिखा हो HCl तो समझ जाना ये अमोनिया कन्वर्ट होगी अमोनियम क्लोराइड में। HCl से रिएक्ट करेगी ये अमोनिया और ये अमोनिया HCl से रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाएगी। और अगर उसने एरो पे लिखा हो कि एसिड यूज हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड तो समझ जाना ये अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा और बनाएगा अमोनियम बाइसल्फेट। तो अब याद रहे कि सर ने पढ़ाया था कि साइनो ग्रुप की कहीं पे भी एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही हो, 2 वाटर इस्तेमाल होते हैं और एसिड। 2 वाटर जो होते हैं साइनो ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्साइल में और वाटर के जो हाइड्रोजन होते हैं वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। अगर एरो पे एसिड H पॉजिटिव हो तो अमोनिया अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। अगर H पॉजिटिव की जगह HCl हो तो अमोनिया अमोनियम क्लोराइड में, और अगर H पॉजिटिव की जगह सल्फ्यूरिक एसिड हो तो अमोनिया अमोनियम बाइकार्बोसल्फेट में कन्वर्ट होता है। अच्छा, ये चीज याद रहे। उसके बाद आपको याद रहे ये वाला जो रिएक्शन था 5वां वाला, ये एज अ टेस्ट भी यूज होता है कि अगर अल्काइल हैलाइड में चेक करना चाहते हो हैलोजन कौन है, अल्काइल हैलाइड में चेक करना चाहते हो हैलोजन कौन है, तो इस रिएक्शन को आप टेस्ट के तौर पे भी यूज करते हो। अगर इधर हैलोजन होता क्लोरीन तो इधर बना हुआ आपको मिल रहा होता सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट का कलर आप याद रखिएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं सिल्वर क्लोराइड के, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर इधर हैलोजन की जगह होता ब्रोमीन तो इधर आपको बना हुआ मिलता सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का एमसीक्यूज में कलर याद रखना ऑफ वाइट या क्रीम प्रेसिपिटेट्स, क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट्स। और अगर इधर हैलोजन आयोडीन हो तो इधर बनेगा सिल्वर आयोडाइड, और सिल्वर आयोडाइड का कलर याद रखना कि येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। फ्लोरीन इसमें नहीं आ रहा होता, फ्लोरीन का रिएक्शन जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, फ्लोरीन आमतौर पे बॉन्ड नहीं तोड़ रहा होता। तो इस टेस्ट में आप इधर हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई एग्जामिनर बोले अल्काइल हैलाइड है, पहचानो हैलोजन कौन सा है, तो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाना। अगर इधर हैलोजन क्लोरीन हुआ तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। इधर हैलोजन ब्रोमीन हुआ तो सिल्वर ब्रोमाइड ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर इधर हैलोजन आयोडीन हुआ तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा जिसके येलो प्रेसिपिटेट होंगे। तो इसको टेस्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो क्या क्या याद रहे कि सर ने किस रिएक्शन में कौन सी फैमिली बनाई थी? अल्कोहल, अल्केन, नाइट्राइल, प्राइमरी अमाइन, नाइट्रोएल्केन। फिर साइनो की हाइड्रोलिसिस करवाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है। फिर ये सिल्वर नाइट्राइट वाला एज अ टेस्ट यूज होता है, जो सिल्वर हैलाइड बनता है उसकी बेस पे आप चेक करते हैं कि हैलोजन कौन सा वाला था। अच्छा, उसके अलावा बाकी फिर खेल खेला जाएगा आर का। एमसीक्यूज में आर का खेल तो सबसे कॉमन होता है ना, वो आर की जगह इधर इधर बोल दें मिथाइल है तो आप भी बोल देना इधर आर की जगह मिथाइल होगा और बना हुआ होगा मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड होगा तो इधर आर की जगह भी मिथाइल होगा तो और एसिटिक एसिड बना हुआ होगा। इधर आर की जगह वो इथाइल बोल दे तो इधर भी आर की जगह इथाइल होगा, इधर भी आर की जगह इथाइल होगा और बना हुआ होगा प्रोपानोइक एसिड। तो वो आर का खेल आपको खुद खेलना आना चाहिए। सबसे पहला काम होता है कि जनरल रिएक्शन अच्छी तरह पेज पे लिखो तसल्ली से, जनरल रिएक्शन के एक एक पॉइंट ज़हन में बिठाओ
और उसके बाद जरा सी कॉमन सेंस यूज बच्चे को करनी आती हो तो आर वाले खेल तो वो खुद भी खेल लेता है कि आर की जगह क्या चीज दी जाए तो क्या बनता है। उसके बाद सिलेबस में सिर्फ दो चीजें हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ दो, और कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अल्कोहलिक NaOH और अल्कोहलिक KOH, सिर्फ ये वाहिद दो चीजें हैं जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करती हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करती हैं, कैसे करती हैं अभी पढ़ाऊंगा आगे, रिएक्शन मैंने पढ़ा देना है। अच्छा, जब भी बीटा एलिमिनेशन होता है याद रखिएगा इधर अल्कीन बनेगा और इधर भी अल्कीन बनेगा। ये वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। इधर अल्काइल हैलाइड की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, इधर जो कार्बन मौजूद होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, लेकिन अल्कोहलिक NaOH और अल्कोहलिक KOH डालो अल्कीन बनता है और हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है। हालांकि ऊपर वाले जितने रिएक्शन है उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं चेंज हुई थी, सिंगल बॉन्ड इधर भी थे, हाइब्रिडाइजेशन नहीं चेंज हुई थी। अच्छा, उसके बाद याद रखनी है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन करवाने के लिए यूज करते हैं जिंक मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस हैलोजन एसिड, नॉट हैलोजन एसिड, एक्वस हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड को पहले से पानी में डाला हुआ होता है। तो बताओ जिंक की बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी पढ़ाई हुई है? 2। अगर जिंक की बाइंडिंग कैपेसिटी 2 है तो जिंक इस हैलोजन को भी अपने साथ जोड़ेगा, ये वाला हैलोजन ये, और जिंक जो होगा इस वाले हैलोजन को भी अपने साथ जोड़ेगा, दो हैलोजन जोड़ेगा और बनाएगा जिंक हैलाइड। और ये जो R होगा H से जुड़ेगा, इधर बनेगा अल्केन। तो याद रखना सर ने अल्केन की प्रिपरेशन का एक मेथड पढ़ाया था रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में, कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड करवाएं तो अल्केन बनता है, ये बात जहन में याद रखना। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट। अगर आप इधर ले लो सोडियम लेड ओलाए, लेड ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 से, तो लेड की वैलेंसी 4 होगी इसलिए 4 सोडियम जोड़ेंगे। और इधर 4 मॉलिक्यूल्स ले लो इथाइल ब्रोमाइड के, ब्रोमाइड ले लो, क्लोराइड, आयोडाइड जो ले लो। तो लेड अलाई का रिएक्शन करवाओ, अल्काइल हैलाइड की फैमिली का मेंबर लिया हुआ है इथाइल ब्रोमाइड, और कितने लिया? 4 इसलिए लिया क्योंकि लेड की वैलेंसी 4 होती है। तो होगा ये, क्योंकि लेड ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, 4 वैलेंसी होती है, तो वो इधर से 4 इथाइल ग्रुप निकालेगा और इधर बनाएगा जी टेट्रा इथाइल लेड। मैं नाम लिखता हूं टेट्रा इथाइल लेड, एब्रीवेशन भी याद रखना, टेट्रा इथाइल लेड। इसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। नॉकिंग का मतलब होता है आवाज पैदा करना, एंटी नॉकिंग का मतलब होता है जो आवाज ना पैदा होने दे। इस टेट्रा इथाइल लेड को पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता था ताकि पेट्रोल जब इंजन में बर्न हो तो आवाज ना पैदा हो इंजन में। इस टेट्रा इथाइल लेड को पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता था ताकि जब वो इंजन में बर्न हो तो इंजन में आवाज ना पैदा हो, इसलिए इसे एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते थे। अब लेड तो जुड़ गया 4 इथाइल के साथ, इधर बच गई 4 सोडियम और इधर बच गए होंगे 4 बोरोमीन, वो जुड़ के बनाएंगे 4 सोडियम ब्रोमाइड। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीजेंट बनाया जाता है अल्काइल हैलाइड से, कि इस अल्काइल हैलाइड में पुट करें मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम मेटल जो होती है इस अल्काइल हैलाइड के दरमियान में जाके ऐड हो जाती है, दरमियान से बॉन्ड तोड़ती है। ये देखो ये वाला अल्काइल आ गया और क्या था? हैलाइड, और दरमियान में ये मैग्नीशियम मेटल इधर दरमियान में आके ऐड हो जाएगी। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीजेंट बना हुआ मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन भी आएंगे अल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस भी आएंगे जो हमें करने पड़ेंगे। आप याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फैमिली से बिलोंग करता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था अल्काइल हैलाइड, उसके दरमियान में मेटल जुड़ी हुई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्काइल हैलाइड था, उसके दरमियान में मेटल जुड़ी हुई है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसे इस सेंस में भी जरा बोल रहे होते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वन ऑफ द मोस्ट
रिएक्टिव फैमिली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाया था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। विक्टर ग्रिग्नार्ड को ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाने पे सिर्फ नोबेल प्राइज दे दिया गया था, क्योंकि ये रेजेंट इतना रिएक्टिव होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट सारी तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सारी फैमिलीज इसके जरिए बनाई जा सकती हैं। ग्रिग्नार्ड रेजेंट के जरिए प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइंस, अच्छा जी, और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बहुत सारी फैमिलीज इस ग्रिग्नार्ड रेजेंट से बनाई जाती हैं। और याद रखना ग्रिग्नार्ड रेजेंट हमारे सिलेबस में वाहिद ऐसी चीज है जिसमें ये जो अल्काइल ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। वरना ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी फैमिलीज पढ़ाई जाती है ना, उनके अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट के अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। हालांकि बाकी फैमिलीज में जब अल्काइल ग्रुप आ रहा होता है, अल्काइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। बाकी फैमिलीज में अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे ज्यादातर मैक्सिमम जगहों पे बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इधर अल्काइल न्यूक्लियोफाइल है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा अल्डिहाइड कीटोन में इसके रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रेजेंट के, तो देखना। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए जी रिएक्शन वर्ड्स सिंथेसिस। अब कहाँ पे एडजस्ट करें, मैं इधर लिख देता हूँ वर्ड सिंथेसिस। वर्ड्स बंदे का ही नाम है। वर्ड्स ने बोला था कि अगर एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड लें, ये पहला एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड है और ये दूसरा एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड है। एलिफेटिक का मतलब ये इधर अल्काइल ग्रुप एलिफेटिक होने चाहिए, एरोमेटिक नहीं होने चाहिए। तो एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड में सोडियम मेटल पुट करें इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो फिर होगा ये कि ये सोडियम मेटल जो होगी दो ली हुई है, ये दो सोडियम मेटल दोनों हेलोजन से जुड़ेंगे। सोडियम यूं सेंस में याद रख लेना कि सोडियम पॉजिटिव हेलोजन नेगेटिव, तो दो सोडियम ये हेलोजन से जुड़ेंगी और दो बनेंगे सोडियम हलाइड। और फिर ये जो अल्काइल ग्रुप होगा, इस ये वाला अल्काइल ये इस वाले अल्काइल से जुड़ेगा और इधर बनेगा अल्केन। मैक्सिमम केसेस में जो अल्केन बनाया जाता है वो सिमेट्रिकल होता है। मैक्सिमम केसेस सिमेट्रिकल अल्केन वो होते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। मतलब कि इधर अल्काइल हुआ मिथाइल क्लोराइड, इधर भी होगा मिथाइल क्लोराइड। तो क्लोराइड तो जुड़ गए सोडियम से, तो मिथाइल और मिथाइल जुड़ेगा, इथेन बनेगा। इथाइल क्लोराइड हुआ इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल और इथाइल जुड़ेगा, ब्यूटेन बनेगा। प्रोपाइल क्लोराइड लिया प्रोपाइल क्लोराइड, तो प्रोपाइल प्रोपाइल जुड़ के हेक्सेन बनेगा। मतलब कि इधर जो आपको अल्केन बना हुआ मिलेगा वो अल्केन बना हुआ मिलेगा इवन कार्बन वाला। ज्यादातर इसमें इवन कार्बन वाले ही बनाए जाते हैं, मतलब सिमेट्रिकल। रेयर केसेस में अनसिमेट्रिकल इसमें बनते हैं, वरना ज्यादातर सिमेट्रिकल ही होते हैं, क्योंकि दोनों अल्काइल हैलाइड आमतौर पे सेम ही होते हैं। या तो मिथाइल क्लोराइड दूसरा भी मिथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड ये भी इथाइल क्लोराइड, ये प्रोपाइल क्लोराइड ये भी प्रोपाइल क्लोराइड, आमतौर पे सेम ही नेचर के अल्काइल हैलाइड्स मौजूद होते हैं। उस सेम ही नेचर के अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सोडियम से रिएक्ट कर जाते हैं और फिर सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ये अल्काइल हैलाइड अलग हो और ये अल्काइल हैलाइड आपने अलग मिक्स किया हुआ हो और फिर अनसिमेट्रिकल बने, वो रेयर केस होता है इसका। बाकी ये सिमेट्रिकल वाली आपको बात याद रहनी चाहिए। ये थे जी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। और रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बाद आपने करना है जी, आपने करने हैं जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। जितने में उसके पॉइंट्स बताऊं वो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, गौर से सुनना और याद रखना। जो एसएन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले SN2 होता है। SN2 में लेट से आपने एक ले लिया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसको आपने पुट कर दिया एक्वस NaOH में। एक्वस NaOH इधर बना के आपको देगा OH न्यूक्लियोफाइल। ये एक्वस NaOH इधर आपको बना के देगा OH न्यूक्लियोफाइल। OH न्यूक्लियोफाइल होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कंपेरेटिवली। ये ब्रोमीन भी न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन ये होगा कंपेरेटिवली वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस वीक न्यूक्लियोफाइल को निकालेगा, इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल को लिविंग ग्रुप भी बोलेंगे। वीक न्यूक्लियोफाइल को लिविंग ग्रुप भी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जिस पूरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा होता है, अच्छा उस पूरे मॉलिक्यूल को
सबस्ट्रेट का मालिक्यूल भी बोल रहे होते हैं, तो इधर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट का मालिक्यूल भी होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा वीक न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड से अटैक करता है। जब बैक साइड से अटैक करता है तो वो आके अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है कार्बन के साथ। जैसे ही वो अपना बॉन्ड बनाने लगता है, वीक न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देता है। ये डॉटेड लाइन का मतलब है वीक न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड टूट रहा है, ये डॉटेड लाइन का मतलब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है। और इस दौरान कार्बन की थोड़ी देर के लिए हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट हो जाती है। इधर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, लेकिन इधर ये जो इंटरमीडिएट है इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, और sp2 में इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगी। अब इन दोनों को फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करोगे, ब्रोमीन और OH को, क्योंकि इनका ना बॉन्ड पूरे तरीके से टूटा है ना पूरे तरीके से बना है। जो कंप्लीट बॉन्ड है वो 3 हाइड्रोजन के ही है, और 3 हाइड्रोजन का मतलब है 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड का मतलब है 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp2 में होते हैं। अच्छा, इस ब्रोमीन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इस OH पे चार्ज होता है नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो इस इंटरमीडिएट का आपसे एमसीक्यूज में नेट चार्ज पूछा जाएगा। वो कहेगा जी नेट चार्ज बताओ कितना बनेगा, जी ब्रोमीन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है, तो इस इंटरमीडिएट का नेट चार्ज -1 बनेगा, क्योंकि ये माइनस इस प्लस से बैलेंस हो जाएगा, एक माइनस ऊपर आएगा। अब इस इंटरमीडिएट ने कन्वर्ट होना होता है जी प्रोडक्ट में। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल टोटली बॉन्ड बना लेता है, वीक न्यूक्लियोफाइल टोटली बॉन्ड ब्रेक करके निकल चुका होता है, और दोबारा से हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 हो जाती है कार्बन की। ये सारा काम हो रहा होता है स्लो स्टेप में, जिस स्लो स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब अब गौर से अगर देखें तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है। इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में देखो हाइड्रोजन लेफ्ट पे है, न्यूक्लियोफाइल राइट पे है, लेकिन जो प्रोडक्ट बने उस पे हाइड्रोजन राइट पे आ गया, न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट पे चला गया। तो इसका मतलब है जो कॉन्फ़िगरेशन थी, इधर कार्बन के अराउंड एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन देखें और इधर कार्बन के एटम के अराउंड एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका पता लगेगा कि कॉन्फ़िगरेशन 100% इन्वर्ट हो चुकी है। कॉन्फ़िगरेशन 100% क्या हो चुकी है? इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब है इधर हाइड्रोजन लेफ्ट पे थे तो इधर राइट पे आ गए, इधर न्यूक्लियोफाइल राइट पे था तो इधर लेफ्ट पे आ गया। कॉन्फ़िगरेशन वो पूछे इन्वर्ट होती क्यों, आपने कहना है जी न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया था, बैक साइड पे अटैकिंग करने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इधर लेफ्ट पे जुड़ा है। अगर न्यूक्लियोफाइल भी राइट से अटैक करता तो राइट पे ही जुड़ा हुआ दिखाई देता और कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट ना होती, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की मजबूरी है कि वो बैक से अटैक करेगा। अगर वो इसी साइड से अटैक करेगा तो इधर वीक न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो उसने बैक से ही अटैक करना है। अच्छा, उसके बाद याद रखना है आपने जी, बताएं जी इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप में कितनी स्पीशीज हैं? 2। तो आपने कहना है जी रेट जो होता है इन दोनों पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पे मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ साथ रेट न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। तो ये मैंने रेट इक्वेशन लिखी है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की, और इसमें इधर भी पावर 1 होगी, इधर भी पावर 1, दोनों पावर्स को अगर आप प्लस करोगे तो ऑर्डर आपको मिलेगा 2, ऑर्डर 2 मिलेगा, इसी वजह से इसे SN2 मतलब बाई मालिक्यूलर रिएक्शन, 2 का मतलब बाई मालिक्यूलर, मतलब स्लो स्टेप में 2 स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक बाई मालिक्यूलर रिएक्शन है, 2 स्पीशीज, एक न्यूक्लियोफाइल एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब ये जो मैंने सारी कहानी आपको सुनाई है, अब आपने अपने सामने रखनी है जी, बल्कि एक और भी बात मैं बता दूं इधर, याद रखें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक उस वक्त आसानी से करता है जब इधर ग्रुप छोटे छोटे हों, मतलब छोटे छोटे हाइड्रोजन हो, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना नहीं करना पड़ता, आसानी से अटैक कर लेता है। तो छोटे छोटे ग्रुप्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में। तो ऑर्डर जो बनेगा याद रखना है, SN2 जो होते हैं सबसे आसानी से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में इधर ग्रुप छोटे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर लेता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। लेकिन अगर यही सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है तो इधर बल्कि ग्रुप्स आ जाते थोड़े से, न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करने की में मुश्किल होती, क्योंकि बल्कि ग्रुप उसे रेजिस्ट करते, स्टेरिक हिंड्रेंस होती। और अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है तो इधर सारे पीछे ग्रुप बल्कि होते हैं, सारे के सारे CH3 बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, वो बड़े बड़े ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक आसानी से करने ना देते, और SN2 रिएक्शन आसानी से शो ना हो रहा होता। ऐसे है। तो अब मैंने जितनी बातें आपको पढ़ाई हैं, आपने जी बुक खोल लेनी है कि सर ने बुक हमें दी हुई है, उसमें सर ने सारे पॉइंट टेबल में लिखे हुए हैं पेज नंबर 137 पे, कि सर ने लिखा हुआ है रिएक्शन है जी बाईमालिक्यूलर,
ऑर्डर और मालिक्यूलैरिटी है 2। रिएक्शन काइनेटिक्स जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे भी ऑर्डर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे भी। रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड पे, न्यूक्लियोफाइल पे। आमतौर पे इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होते हैं ताकि वो वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करें। डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मैटर कर रही होती है, न्यूक्लियोफाइल को बैक से ही अटैक करना चाहिए। पोलर एप्रोटिक, एप्रोटिक वो होते हैं, अच्छा पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिन पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हो, और एप्रोटिक वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन ना हो। मिसाल के तौर पे एसीटोन हो गया, एसीटोन पोलर सॉल्वेंट है लेकिन एप्रोटिक है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन डोनेट नहीं हो सकता या प्रोटॉन नहीं होता, तो वो एसीटोन जो होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो ये रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होते हैं। अच्छा लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए कि बैक साइड से जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हो तो वीक न्यूक्लियोफाइल आसानी से लीव करके चला जाए, तब बड़ी आसानी से SN2 रिएक्शन हो रहा होता है। ऑर्डर में याद रखना है कि सबसे आसानी से देते हैं ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे आसानी से, जरा मुश्किल से देते हैं सेकेंडरी, और सबसे मुश्किल से टर्शरी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में भी सबसे आसानी से दे रहा होता है मिथाइल बोरोमाइड, ठीक है, मिथाइल हैलाइड बोल रहे हैं, मिथाइल बोरोमाइड प्राइमरी में सबसे आसानी से। कॉन्फ़िगरेशन 100% इन्वर्ट हो जाती है। रिएक्टेंट की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, इंटरमीडिएट की sp2 थी, और प्रोडक्ट की दोबारा sp3 होगी। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है जो कि स्लो होता है, जिसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो मैंने जितने MCQs में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं वो सारे आपको बुक में लिख के दिए हुए हैं, तो मुझे दोबारा इधर छापने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ मैंने बुक में वो बताया हुआ है। उसके बाद SN1 रिएक्शन। अब अगर आप ले लें इधर, अब अगर आप इधर ले लें एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये आपने ले लिया टर्शरी अल्काइल हैलाइड, इसे आप किसी पोलर सॉल्वेंट में उठा के पुट कर दें, तो हेलोजन पे नेगेटिव होगा, कार्बन पे पॉजिटिव। पोलर सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो ब्रोमीन को खींचेगा, पोलर सॉल्वेंट का पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो नेगेटिव ब्रोमीन को, और पोलर सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव कार्बन को, और इसे आयोनाइज होने में हेल्प करेगा, दरमियान से बॉन्ड तोड़ेगा, इसे आयोनाइज होने में हेल्प करेगा, और इधर बना हुआ मिलेगा टर्शरी कार्बोकैटाइन। ये पोलर सॉल्वेंट हेल्प कर रहा है इसकी आयोनाइजेशन में, इधर बनेगा टर्शरी कार्बोकैटाइन और हेलोजन अलग हो जाएगा। ये स्टेप होता है स्लो, इस स्टेप को आयोनाइजेशन का स्टेप भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन हुई है, इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। तो पहला स्टेप जो कि पोलर सॉल्वेंट में करवाया वो आयोनाइजेशन का स्टेप है, स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इधर जो कार्बन होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, इस वाली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। sp2 में मैंने आपको बताया हुआ ज्योमेट्री प्लेनर बनती है, ट्रायंगुलर प्लेनर, तो ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। अब अगर आप अंदर डाल दें जी, अब अगर आप अंदर डाल दें एक्वस NaOH, तो एक्वस NaOH प्रोड्यूस करके देगा OH नेगेटिव आयंस। अब बात गौर से सुनना, मैंने बोला था ये प्लेनर ज्योमेट्री है, प्लेनर ज्योमेट्री बिल्कुल हाथ जैसी होती है, बिल्कुल हाथ जैसी। प्लेनर ज्योमेट्री में एक ऊपर वाली साइड होती है, एक नीचे वाली, दो साइड होती है प्लेनर ज्योमेट्री में हमेशा। तो न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से अटैक कर सकता है या नीचे से, बस दो ही जगह है उसके पास अटैक करने के लिए, या तो प्लेनर के ऊपर से अटैक करे या नीचे से। तो जो अटैकिंग की 100% प्रोबेबिलिटी है उसे 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि दो जगहों से अटैक हो सकता है, 100 को 2 पे डिवाइड करना है। तो 50% ऊपर से प्रोबेबिलिटी होती है अटैक करने की, 50% बॉटम से। तो ये न्यूक्लियोफाइल या तो अटैक करेगा 50% ऊपर वाली साइड से, प्लेन के ऊपर से, या 50% अटैक करेगा प्लेन के नीचे से। जब अबव और बॉटम से 50-50% अटैकिंग के चांसेस मौजूद हैं, तो लेट से जब ऊपर से अटैक हुआ तो ये वाला आपको प्रोडक्ट बना हुआ मिला इस कॉन्फ़िगरेशन का, और लेट से जब बॉटम से अटैक हुआ तो आपको उलट कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट बना हुआ दिखाई दिया। तो अगर गौर से देखें तो इधर आप देखें मिथाइल लेफ्ट पे है, इधर भी मिथाइल लेफ्ट पे है, न्यूक्लियोफाइल राइट पे, इधर भी न्यूक्लियोफाइल राइट पे। तो इसका मतलब है इन दोनों की, रिएक्टेंट की और इस प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। अब ये प्रोडक्ट बनने के चांसेस कितने परसेंट होंगे? 50, क्योंकि 50% चांसेस थे ऊपर से अटैक करने के। तो इसका मतलब है 50% कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो क्या हुई है? रिटेन हुई है। रिटेन का मतलब है 50% वैसी कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट बना है जैसे रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन 50% कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? इनवर्ट,
क्यों इन्वर्ट हुई है 50% कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के बॉटम से भी अटैक करने के 50% चांसेस थे, तो उसने 50% इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट आपको बना के दे दिया। ठीक है, तो 50 रिटेन 50 इन्वर्ट। अब गौर से मेरी बात सुनना, गौर से समझना मेरी बात को, कि इधर तो मैंने तीनों अल्काइल ग्रुप सेम ही जोड़ दिए, मिथाइल 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 तीनों सेम ही जोड़ दिए। फर्ज कर लें अगर इधर तीनों डिफरेंट होते, R1 होता, R2 होता, R3 तीनों डिफरेंट होते, तो इधर भी तीनों डिफरेंट होते R1 R2 R3, इधर भी तीनों डिफरेंट होते R1 R2 R3। तो अगर इस कार्बन के साथ सारे ग्रुप डिफरेंट जुड़े होते तो ये कार्बन बन जाती कायरल कार्बन, ये कार्बन कार्बन क्या बन जाती कायरल। तो ये बनने के चांसेस थे 50% हो सकता था आपके पास बनता डेक्स्ट्रो आइसोमर, और 50% चांसेस थे आपके पास बन रहा होता लिवो आइसोमर। तो 50 डेक्स्ट्रो बनता और 50 लिवो बनता, लेकिन वो तब बनता अगर ये कार्बन कायरल होती है। कायरल तब होती जब कार्बन के साथ जुड़े हुए सारे ग्रुप डिफरेंट होते, इधर OH होता है, इधर मिथाइल, इधर इथाइल, इधर प्रोपाइल, सारे ग्रुप डिफरेंट होते कार्बन के साथ। तब 50% डेक्स्ट्रो 50% लिवो बनता, और 50 डेक्स्ट्रो और 50 लिवो तब आपको क्या बना के दे सकता था, रेसमिक मिक्सचर बना के दे सकता था। तो इधर रेसमिक मिक्सचर बनने की प्रोबेबिलिटी मौजूद होती है। अच्छा, ये स्टेप फास्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इधर सारे आइंस इन्वॉल्व हैं, न्यूक्लियोफाइल भी आइन है, ये कार्बोकैटाइन भी आइन है, सारे आइंस इन्वॉल्व हैं। जहाँ पे आयोनिक स्पीशीज हो वो फास्ट हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना था, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड तोड़ने पे टाइम लगता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। अब अगर आप गौर से देखें तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपको सिर्फ एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड ही दिख रहा है, तो इसका मतलब है जो रेट होगा वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड की ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो स्टेप, स्लो में तो एक ही स्पीशी है ना, तो ऑर्डर कितना निकल के आएगा 1, ऑर्डर 1 निकल के आए, इसी वजह से इसे SN1 या यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। 1 का मतलब यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन इसे बोलते हैं। अच्छा, उसके अलावा याद रखना है आपने कि टर्शरी जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उनका टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे स्टेबल होता है, ये कार्बोकैटाइन सबसे स्टेबल है। क्योंकि देखो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव को क्या चाहिए होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज देने के लिए इसके पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तीसरा। ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव कार्बन को डोनेट करेंगे और इस पॉजिटिव कार्बन को स्टेबल करेंगे। तो टर्शरी की जो पॉजिटिव कार्बन होती है जिसे टर्शरी कार्बोकैटाइन बोलते हैं, टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे स्टेबल है। ठीक है, क्यों सबसे स्टेबल है? क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव, और उसको नेगेटिव देने के लिए तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो उसे अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करेंगे और उसके पॉजिटिव को स्टेबल करेंगे। तो सबसे इजीली SN1 रिएक्शन कौन शो करते हैं, टर्शरी, क्योंकि टर्शरी का कार्बोकैटाइन स्टेबल। जरा कम स्टेबल किसका होता है, सेकेंडरी का, और सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटाइन किसका होता है, प्राइमरी का। तो प्राइमरी सबसे मुश्किल से शो करते हैं SN1। इधर एक्सप्लेनेशन जो ऑर्डर की मैंने दी है वो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी की बेस पे, हालांकि ऊपर जो मैंने ऑर्डर लिखा था वो स्टेरिक हिंड्रेंस की बेस पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस, लेकिन इधर कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी की बेस पे मैं ऑर्डर लिख के दे रहा हूं। बाकी अब गौर से देखोगे तो सर ने सारे पॉइंट लिख के दिए, यूनिमालिक्यूलर, मालिकुलरिटी 1, ऑर्डर 1, रिएक्शन काइनेटिक की जो इक्वेशन होगी उसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा होता, डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखने की जरूरत ही नहीं होती इसमें, क्योंकि पहले स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ही नहीं है ना, बैक या फ्रंट से कहीं से अटैक किया ही नहीं है। इसमें सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक चाहिए होते हैं ताकि वो आसानी से आयोनाइज कर सकें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होते हैं ताकि वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड को आसानी से आयोनाइज कर सकें। लिविंग ग्रुप इसमें भी अच्छा चाहिए होता है, इसमें भी अच्छा चाहिए होता है। इसमें ऑर्डर था प्राइमरी आसानी से शो करते हैं, इसमें ऑर्डर है टर्शरी आसानी से शो करते हैं। 50% इन्वर्जन है, 50% रिटेंशन है, और रिएक्टेंट की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, फिर इंटरमीडिएट की sp2 होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा दोबारा sp3। फिर दो स्टेप होते हैं, पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा फास्ट होता है। स्लो स्टेप में आयोनाइजेशन हो रही होती है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, स्लो होता है, कार्बोकैटाइन बनता है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में कन्वर्ट होती है, और रिएक्टेंट की हाइब्रिडाइजेशन इंटरमीडिएट जो बनता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। और से देखो रिएक्टेंट की sp3 थी, इंटरमीडिएट की sp2 है, स्लो स्टेप की मैं बातें कर रहा हूँ। तो ये सारे स्लो स्टेप के मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। फिर जो फास्ट स्टेप है उसमें मैंने लिखा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, बॉन्ड बनाया था, फास्ट स्टेप था, प्रोडक्ट बना था,
और जो इंटरमीडिएट की ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री थी वो दोबारा से कन्वर्ट हो गई थी, वो दोबारा से कन्वर्ट हो गई थी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। और जो इंटरमीडिएट की sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 दोबारा कन्वर्ट हो गई थी sp3 में। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं sp2 दोबारा sp3 में। तो स्लो और फास्ट के जो जो एमसीक्यूज होते हैं वो सारी बातें इधर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सारे एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं होगी। और अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाने से पहले याद रखना जो SN1 होता है वो compete करता है E1 से, और SN2 जो होता है वो compete करता है E2 से। जो SN2 की प्रॉपर्टीज होती हैं एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन ज्यादातर वैसी ही प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक E2 की होती हैं। SN1 की जो करेक्टरिस्टिक होती हैं बिल्कुल सारी की सारी तो नहीं, लेकिन ज्यादातर E1 की भी वही प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिर सुने जी, अगर आपके पास हो जी E2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और बीटा एलिमिनेशन में अगर हो E2, और आप ले लें प्राइमरी अल्काइल हलाइड, और प्राइमरी अल्काइल हलाइड भी ऐसा होना चाहिए जिसके पास बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन जरूर मौजूद हो। अगर ना हो तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फा कार्बन होती है, अल्फा से जुड़ी हुई डायरेक्टली जुड़ी जुड़ी हुई बीटा होती है, और बीटा से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ना सिर्फ इस साथ वाली कार्बन से बल्कि सारी एडजेसेंट कार्बन से नेगेटिव चार्ज का फ्लो तो जो होता है वो ब्रोमीन की तरफ होता है। आसपास जितनी कार्बन होती हैं, हाइड्रोजन एटम होते हैं, सब से नेगेटिव चार्ज का फ्लो इस ब्रोमीन की तरफ ही होता है। ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज होता है और बाकी सब पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया हुआ होता है, बाकी सब पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया हुआ होता है। अच्छा जी, तो फिर आप इसे डाल दो अल्कोहलिक NaOH के अंदर। तो आमतौर पे अल्कोहल जो अवेलेबल होता है लैब में वो इथाइल अल्कोहल आमतौर पे अवेलेबल होता है। तो जब हम बोलते हैं अल्कोहलिक NaOH तो अल्कोहल आमतौर पे इथाइल अल्कोहल होता है। होता ये है फिर कि ये अल्कोहल होता है वीक एसिड, ये अल्कोहल होता है वीक एसिड। इस एसिड का H पॉजिटिव और इसका OH नेगेटिव जुड़ते हैं, इसका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ते हैं और जुड़ के बना देते हैं वाटर। अच्छा जी, इसकी बची हुई होगी सोडियम मेटल, NaOH की बची हुई होगी सोडियम मेटल, और वीक एसिड का बचा हुआ होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एथ ऑक्साइड। वीक एसिड जो था ऊपर उसका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बचा हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, जो कि कौन बचा हुआ होगा, एथ ऑक्साइड। इस बेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी नेगेटिव से क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। ये बेस जो होता है अटैक करता है इस बीटा हाइड्रोजन पे, क्योंकि बेस का काम होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, बेस का काम होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो ये जो एथोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है ये इसकी बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, बीटा हाइड्रोजन को निकाल के बनाता है BH। अब बीटा हाइड्रोजन निकली है प्रोटॉन की फॉर्म में, तो जाहिर है फिर उसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे बीटा हाइड्रोजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, और अल्फा बीटा कार्बन का सिंगल बॉन्ड जो होगा वो डबल में कन्वर्ट करेंगे। बीटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स नीचे आके अल्फा बीटा कार्बन का सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट करेंगे, डबल में। जैसे ही अल्फा कार्बन का भी डबल बॉन्ड बनता है तो अल्फा कार्बन का ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है ब्रोमीन, ये सेपरेट हो जाता है क्योंकि ब्रोमीन देख रहा होता है कि अल्फा कार्बन एक नया बॉन्ड बना रही है, तो फिर वो अपना बॉन्ड तोड़ के सेपरेट हो जाता है। तो गौर से देखो तो एलिमिनेशन स्टार्ट हुई कहाँ से, बीटा हाइड्रोजन से। इस वजह से इसे बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं क्योंकि बीटा से स्टार्ट हुई है और सारी चीजें एलिमिनेट ही हो रही हैं। जैसे बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है, बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन निकला है, अल्फा कार्बन से वीक न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन निकला है, और अल्फा बीटा का सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हुआ है। रिएक्टेंट की हाइब्रिडाइजेशन होगी, रिएक्टेंट की कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और जो प्रोडक्ट की कार्बन बनी है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन रिएक्टेंट की अलग है और प्रोडक्ट की अलग होती है। अच्छा जी, ये सारा काम हो रहा होता है स्लो स्टेप में, जिसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। और अब फिर से वही बातें हैं, तो बताओ स्लो स्टेप में कितनी स्पीशीज हैं, दो। तो रेट जो होगा दोनों पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर कितना निकलेगा 2, और इसे बोलेंगे E2 रिएक्शन। बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, बस बाकी चीजें बुक से लिखे हुए हैं सारे पॉइंट।
तो इसे E2 बोलते हैं। अच्छा, उसके अलावा जहन में याद रखना कि क्या मिथाइल ब्रोमाइड E2 शो कर सकता है? नहीं शो कर सकता। हालांकि मिथाइल ब्रोमाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, हालांकि वो प्राइमरी है, लेकिन वो E2 नहीं शो करता क्योंकि उसके पास बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन नहीं होती। तो मिथाइल ब्रोमाइड SN2 तो शो करेगा लेकिन E2 नहीं शो करेगा। अच्छा, उसके बाद बाकी इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैक्सिमम वो मैच करती हैं SN2 से। अब आ गया जी E1। E1 में अगर आप ले लें कोई टर्शरी अल्काइल हैलाइड, उसे पुट कर दें किसी पोलर सॉल्वेंट में, तो एक स्लो स्टेप में आयोनाइज होता है और बनाता है टर्शरी कार्बोकैटाइन और साथ बनाता है हेलोजन। ये आयोनाइजेशन का स्टेप। एमसीक्यूज पूछा गया था E1 और SN1 का कौन सा स्टेप सेम होता है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दोनों का सेम होता है। पीछे SN1 का भी मैंने सेम स्टेप ऐसा लिखा था, E1 का भी सेम ही लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है दोनों के स्लो स्टेप सेम ही होते हैं। अच्छा, अब याद रखना कि ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसके साथ जुड़ी हुई कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। इधर अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ये बीटा कार्बन आपको दिखाई दे रही हैं, और इधर अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो चुकी है। इधर अल्फा कार्बन की sp3 थी, इधर अल्फा कार्बन की sp2 है। 3 बीटा थे, इधर भी 3 बीटा है। अब मैं लिखने लगा हूं, ये मैंने लिखी अल्फा कार्बन और ये उसके साथ 2 बीटा। जो मैंने ऊपर 2 बीटा लिखी हुई थी ना, वो जरा मैंने यूं सीधी करके लिखनी है, ऊपर वाली को यूं सीधा करके, और नीचे वाली जो बीटा है, ये नीचे वाली बीटा मैं यूं लिख रहा हूँ, और ये नीचे वाली बीटा के 3 हाइड्रोजन भी मैं ओपन करके इस तरीके से लिख रहा हूँ। बीटा हाइड्रोजन है ये अल्फा कार्बन थी, ये इसकी बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन बीटा, ये ऊपर वाली 2 बीटा कार्बन ये लिखी हुई है, नीचे वाली बीटा कार्बन ये है, और ये उसका बीटा हाइड्रोजन है। अब डालें आप अल्कोहलिक NaOH, तो अल्कोहलिक NaOH एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बना के देगा B-नेगेटिव। वो B-नेगेटिव अटैक करेगा इस बीटा हाइड्रोजन पे और बीटा हाइड्रोजन को निकाल के बना देगा BH, और बीटा हाइड्रोजन के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर नीचे आएंगे और नीचे आके अल्फा बीटा का बॉन्ड डबल में कन्वर्ट करेंगे, अल्फा बीटा का बॉन्ड डबल में कन्वर्ट करेंगे और आपको बना हुआ मिलेगा अल्कीन, और अल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन इधर हो चुकी होगी sp2, रिएक्टेंट की sp3 थी लेकिन इधर sp2 हो गई। ठीक है जी। तो स्लो स्टेप में देखो कितने मालिक्यूल हैं, एक, तो ऑर्डर भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भी एक ही मालिक्यूल होगा। रिएक्शन काइनेटिक्स जब रेट इक्वेशन इसकी लिखोगे तो पावर 1 होगी और ऑर्डर भी 1 बनेगा। तो SN1 का भी ऑर्डर 1 था, E1 का भी ऑर्डर 1 था। तो जो E1 की प्रॉपर्टीज होती हैं ऑलमोस्ट वो SN2 की भी होती हैं, ये SN2 की जो होती हैं ऑलमोस्ट E1 की भी होती हैं, ऑलमोस्ट, सारी की सारी नहीं, ऑलमोस्ट। तो ये जो मैंने सारी बातें पढ़ाई हैं इसी तरीके से आपने तैयार करनी है और उम्मीद है MCQs हो जाएगा। अच्छा, और याद रखना वैसे सिलेबस में लिखा तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी याद रख लेना, MCQs के लिए ना मैंने FSC में आप लोगों को बड़ी तफसील से पढ़ाए थे, लिविंग ग्रुप्स पढ़ाए थे। ठीक है, लिविंग ग्रुप में मैंने आपको गुड लिविंग ग्रुप भी पढ़ाए थे और पुअर लिविंग ग्रुप भी पढ़ाए थे। मैंने आपको समझाया था गुड लिविंग ग्रुप वो होते हैं जो जिनका बॉन्ड वीक हो आसानी से तोड़ के निकल जाए, पुअर लिविंग ग्रुप वो होते हैं जिनका बॉन्ड स्ट्रांग हो, वो आसानी से निकल ना पा रहे हो। फिर न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिन पे लोन पेयर मौजूद हो, न्यूक्लियोफाइल पे लोन पेयर जरूर मौजूद होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल में जितने भी लिखूं, लाइक वाटर को एज अ न्यूक्लियोफाइल लिखा है, लोन पेयर होगा, और लाइक मैंने OH नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल के तौर पे लिखा है तो इस पे भी लोन पेयर होंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स पे लोन पेयर जरूर होते हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल पे होना जरूरी नहीं होता। सम न्यूक्लियोफाइल्स पे नेगेटिव चार्ज होता भी है, सम न्यूक्लियोफाइल्स पे नेगेटिव चार्ज नहीं भी होता, लेकिन लोन पेयर सारे न्यूक्लियोफाइल्स में मौजूद होते ही हैं। और फिर आपको गुड न्यूक्लियोफाइल्स मैंने पढ़ाए थे और पुअर न्यूक्लियोफाइल्स भी पढ़ाए थे, तो वो भी आपने MCQs के लिए देख लेने हैं, वो बातें पढ़ाई हुई हैं। हालांकि MD कैट के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ तैयार करो न्यूक्लियोफाइल्स लिविंग ग्रुप फलां फलां, लेकिन वो MCQs बना के दे देता है, तो बच्चे को FSC की थोड़ी सी चीज़ उठा के अगर वो देख ले तो इसमें कोई जहमत वाली बात तो नहीं है, तो ये छोटी छोटी मोटी चीज़ें देख लेना। बाकी जो उसने सिलेबस में लिखी थी रिएक्टिविटी और रिएक्शन वो मैंने सारे आपको समझा दिए।
अच्छा, उसके बाद करना जी अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के भी उसने सिलेबस में लिखा है कि करें जी रिएक्टिविटीज और रिएक्शंस। ठीक है, प्रिपरेशन उसने नहीं लिखी उसने अल्कोहल्स की। अच्छा, एक बात, एक काम आप लोगों ने सब ने जरूर करना है कि जो मैंने अपनी बुक में ये टेबल बना के दिया था ना, जिसमें मैंने लिखा है प्राइमरी अल्कोहल कौन कौन से होते हैं, सारे प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी 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 और फिर सेकेंडरी अल्कोहल कौन कौन से होते हैं, टर्शरी, ये आपने जरूर देखना है। मैंने इनके आईयूपैक नेम भी लिखे थे और कॉमन नेम भी, ये आपने जरूर देखना है। और याद रखना, जो सेंस इधर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल की है ना, वही सेंस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड की होती है, वही सेंस अल्काइल हैलाइड। इधर OH की जगह हेलोजन जोड़ दूं मैं अगर, तो बस अल्कोहल की जगह वो हेलोजन जो जोड़ा है उसका नाम आ जाएगा और वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे। तो मैंने अल्कोहल का टेबल बुक में बना दिया था, बिल्कुल ऐसा टेबल अल्काइल हैलाइड का होता है। आपको एमसीक्यूज में जरूर पहचानने आने चाहिए, जरूर पहचानने आने चाहिए कि टर्शरी कौन कौन से होते हैं। ये देखो, टर्शरी बस एक इधर लिखा हुआ है और टर्शरी एक इधर लिखा हुआ है। तो याद रखना कि सर ने टर्शरी दो बताए थे, टर्शरी अमाइल अल्कोहल और बताया था टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बाकी टर्शरी सबसे कम होते हैं सिलेबस में, फिर होते हैं जी अल्कोहल थोड़े ज्यादा होते हैं। एक ये सेकेंडरी थोड़े ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये। तो सेकेंडरी अल्कोहल 1 2 3 4 और 5, 5 सेकेंडरी अल्कोहल हैं। और सबसे ज्यादा प्राइमरी होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्राइमरी। तो बस इनके कॉमन नेम्स और आईयूपैक नेम देख लेना ताकि एमसीक्यूज में कहीं फेस करना पड़े तो आता हो। अब मैं सारों को बोलना नहीं लगा, बुक दी हुई आपको, देख लेना एक दफा। अच्छा, मैं शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। वो बेसिक चीजें याद रखना, अल्कोहल्स में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी होते हैं, डाईहाइड्रिक भी, ट्राईहाइड्रिक भी। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH होता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH होते हैं और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH होते हैं। ठीक है, अब बड़ी कंसेप्चुअल और सीधी समझने वाली बात है, मैंने आपको पिछले चैप्टर पढ़ाए हैं। अगर OH ज्यादा है तो जाहिर है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा होगी, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे, इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, इसकी सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, लेकिन इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जितने ज्यादा OH ग्रुप हो उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उतने ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होती है, उतनी ज्यादा डेंसिटी भी होती है, उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन भी होती है, लेकिन वेपर प्रेशर उतना कम निकलता है। और ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है इनमें OH ग्रुप कम है तो सारी बातें उलट कर दो। ये जो आगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी टाइप्स पढ़ाई जाती हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की होती हैं। जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ाया जाता है ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की होती हैं। आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज का ख्याल अल्काइल हैलाइड में भी करना है। अल्काइल हैलाइड्स में भी आपने याद रखना है कि सर ने बोला था कि अल्काइल हैलाइड सिर्फ बोलते हैं मोनो हेलो अल्केन्स को, सिर्फ मोनो हेलो अल्केन्स को अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। मतलब वो अगर एमसीक्यूज में दे कि क्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन है, टेट्राक्लोरोमीथेन है, वो आपसे पूछे इन चारों में से अल्काइल हैलाइड कौन है, आपने कहना सिर्फ अल्फा अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक हेलोजन है। जो मोनो हेलो अल्केन, एक हेलोजन वाले अल्केन होते हैं, सिर्फ उन्हें अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। जिनमें 2 हेलोजन हो, 3 हेलोजन हो, 4, उन्हें अल्काइल हैलाइड नहीं बोलते। ये बात आपने उधर भी याद रखनी है। और ये जो मोनो हेलो अल्केन होते हैं इनकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी टाइप्स पढ़ाई जाती हैं। जो मोनोहेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड, मोनोहेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड, इनकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी टाइप होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इधर जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं जिनमें एक OH ग्रुप हो, उनकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी टाइप होती है। और जाहिर है प्राइमरी वो होता है जिसमें या तो बीटा कार्बन नहीं होगा, जैसे कि इसमें बीटा कार्बन नहीं है, मिथाइल अल्कोहल में सिर्फ अल्फा कार्बन है। और अगर बीटा कार्बन हो तो एक बीटा कार्बन हो, जैसे कि इथाइल अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा अल्फा, अल्फा से पीछे बीटा, या तो बीटा होना या बीटा हो तो एक हो, वो प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी में बीटा कितनी होती हैं, 2, और टर्शरी में बीटा कार्बन कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो वो लॉजिक सिंपल होती है, वो कोई लॉजिक इतनी मुश्किल नहीं होती।
अच्छा, उसके अलावा याद रखने कि सिलेबस में तो ऐसे नहीं है प्रिपरेशन करें अल्कोहल की, लेकिन एग्जामिनर बड़ा गंदा बंदा है। एग्जामिनर को ये बात ही नहीं समझ आती कि सिलेबस में नहीं थी प्रिपरेशन तो ना मगजमारी करे, लेकिन वो प्रिपरेशन वाले एमसीक्यूज बना के दे देता है। तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ वो एमसीक्यूज के लिए याद रख लेना। मेथनॉल अगर बनाना हो तो बनाते हैं वाटर गैस से, वाटर गैस का एमसीक्यूज आता है। वाटर गैस होता है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और ये वाटर गैस जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, और ये देखो टोटल हाइड्रोजन कितनी है, इधर 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। तो फिर ये 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन जोड़ के मेथनॉल बना देती हैं। तो एमसीक्यूज में ख्याल रहे मेथनॉल वाटर गैस से बनाया जाता है। फिर ख्याल रहे कि ये जो मेथनॉल होता है, इस मेथनॉल को वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। मेथनॉल का अदर नेम आपको क्या याद रहे एमसीक्यूज में, कैसे वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले ये बनाई जाती थी, जो वुड होती थी, लकड़ी होती थी, लकड़ी की छाल होती है, दरख्त की लकड़ी की छाल होती है, उससे भी ये बनाई जाती थी मेथनॉल, इसलिए इसे पुराने जमाने से वुड स्पिरिट भी बोला जाता था। तो एमसीक्यूज वाटर गैस का याद रहे और वुड स्पिरिट कैसे बोलते हैं ये याद रहे। फिर एथेनॉल की 2 चीजों से प्रिपरेशन होती है, मोलेसिस। मोलेसिस जो होता है, ये गन्ना जो होता है ना, गन्ने से जब शुगर बना रहे होते हैं, चीनी बना रहे होते हैं गन्ने से, तो उस दौरान ये मोलेसिस, सॉरी चीनी नहीं, वो गुड़ बना रहे होते हैं, गुड़ गन्ने से, तब ये मोलेसिस मिलता है। वैसे आपकी काम की बात नहीं है, वैसे एम ही बोल देता हूं, सरेकी में से कक्कू बोलते हैं सरेकी लोग। ये काले ब्लैक कलर का गाढ़ा लिक्विड होता है और बहुत मीठा होता है, ब्लैक कलर का गाढ़ा लिक्विड होता है और बहुत मीठा होता है मोलेसिस जो होता है। अब इस मोलेसिस की करवानी है फर्मेंटेशन। इसकी क्या करवानी है, फर्मेंटेशन। याद रखिएगा फर्मेंटेशन का कॉमन कॉन्सेप्ट यही है कि बड़े मालिक्यूल तोड़ो, छोटे में कन्वर्ट करो, और फर्मेंटेशन करवाई जाती है एंजाइम्स की मौजूदगी में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट की मौजूदगी में। फर्मेंटेशन करवाते हैं एंजाइम्स और यीस्ट की मौजूदगी में। तो सुने, ये रहा मोलेसिस, इसको इसकी फर्मेंटेशन करवाएंगे वाटर की मौजूदगी में। यूं याद रखना कि सर ने बोला था कि बताओ इधर कार्बन कितने हैं, 12, 12 में से ये 6 आ गए इधर, 6 आ गए इधर। हाइड्रोजन 22 और 2 24, 24 में से 12 हाइड्रोजन आ गए इधर, 12 आ गए इधर। ऑक्सीजन 11 इसके पास थे, एक वाटर के पास, ऑक्सीजन कितने हो गए 12, 12 में से 6 इधर आ गए, 6 इधर। तो सारी चीज आधी आधी कर दी, कार्बन 12 थे, 6 और 6, हाइड्रोजन टोटल 24 थे, 12 और 12, ऑक्सीजन टोटल जो थे वो 12 थे, 6 और 6। एक मालिक्यूल बनता है फ्रेक्टोज का, एक ग्लूकोज का। फ्रेक्टोज से लेना देना नहीं होता, लेकिन ग्लूकोज की फर्मेंटेशन होती है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल भी निकलते हैं बीच में से, ग्लूकोज फर्मेंटेशन। फिर वो पूछेगा बताओ मोलेसिस की जब फर्मेंटेशन करवाई थी एंजाइम कौन से हैं, तो एंजाइम याद रखना इज, के सर ने कहा था हिंट के तौर पे याद रखें इज में जी आई होता है इनवर्टेज और जी होता है जाइमेज। याद रखना ग्लूकोज के लिए जाइमेज और मोलेसिस के लिए इनवर्टेज एंजाइम यूज होता है। फिर आप करवाओ स्टार्च की फर्मेंटेशन। ये स्टार्च आ गया, स्टार्च के कितने इधर यूनिट लिए हुए, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट में देखो कार्बन कितने बनेंगे, 2 यूनिट में 12, 2 6 12 कार्बन। फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 20, और वाटर के 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएगा 22। 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो 10, और वाटर का एक ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 11, और इधर बना हुआ मिलेगा माल्टोस। माल्टोस की फर्मेंटेशन करवाते हैं वाटर की मौजूदगी में, माल्टोस की फर्मेंटेशन वाटर की मौजूदगी में। तो इधर एक ग्लूकोज एक फ्रेक्टोस मिला था, लेकिन इधर दोनों ही मालिक्यूल ग्लूकोज के मिलते हैं। इधर एक ग्लूकोज एक फ्रेक्टोस, इधर भी फार्मूला देखो C12H22O11, इधर भी C12H22O11, लेकिन ये मोलेसिस था, ये माल्टोस है। मोलेसिस जो होता है फ्रेक्टोस और ग्लूकोज बनाता है, लेकिन माल्टोस दोनों ही ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज में जाइमेस डालो, तो इधर एक ग्लूकोज 2 एथेनॉल और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, लेकिन इधर 2 ग्लूकोज 4 एथेनॉल और 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और याद रखना सर ने कहा था कि एंजाइम इस तरीके से याद करने हैं, डीएम जी, याद है मैसेज करने के लिए बोलते हैं डीएम और आगे जी। डी का मतलब होगा डाइस्टेस, एम का मतलब होगा माल्टेस, और जी का मतलब होगा जाइमेस। इधर भी जाइमेस है, ऊपर भी जाइमेस है।
क्योंकि इधर ऊपर भी ग्लूकोज की फर्मेंटेशन थी, इधर नीचे भी ग्लूकोज की फर्मेंटेशन थी। अच्छा, वाटर गैस तो मैंने आपको बता दिया। फिर आपको पता होना चाहिए, रेक्टिफाइड स्पिरिट। याद रखना एमसीक्यूज में वो पूछे रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है। तो ये जो आपको इधर अल्कोहल मिलती है ना, इथाइल अल्कोहल, ये प्योर फॉर्म में नहीं होती। ऊपर वाले स्टेप में ये जो इथाइल अल्कोहल मिलती है प्योर फॉर्म में नहीं होती, ये होती है इम्प्योर फॉर्म में, ये होती है जी इम्प्योर फॉर्म में। और इस इम्प्योर फॉर्म को हम बोल रहे होते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% होता है अल्कोहल और 5% इम्प्योरिटी होती है, उन इम्प्योरिटीज में वाटर वगैरह मौजूद होता है। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में याद रखना कि सर ने कहा था 95% होता है इथाइल अल्कोहल और 5% इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक वाटर वगैरह। लेकिन अगर आप इस रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर डाल दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इस रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या डाल दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5, इस तरह के डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो, तो अंदर जो 5% वाटर मौजूद है ना, 5% वाटर, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट 5% वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और 5% वाटर अंदर खत्म हो जाएगा और 100% आपको अल्कोहल मिलेगा। उस 100% अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। एमसीक्यूज में पूछा जाएगा एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है, जिसमें 100% इथाइल अल्कोहल हो। रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितने परसेंट इथाइल अल्कोहल होता है, 95% होता है। फिर वो पूछेगा मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है। तो सुनो, ये जो अल्कोहल होता है ना, ये पीने के लिए यूज होता है, ये वही होता है जिससे जी लोग पी के टुन हो जाते हैं, ये वही वाला अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल। इसे पीने के लिए अगर अनफिट बनाना है तो 10% इसमें मेथनॉल डाल दें। अगर इस एथानॉल को पीने के लिए अनफिट बनाना है तो इसमें 10% क्या डाल दें, मेथनॉल। जब 10% मेथनॉल डालोगे और पीने के लिए अनफिट बनाओगे तो इसे बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। डीनेचरेशन का मतलब है एथानॉल को पीने के लिए अनफिट बनाओ। कैसे बनाओगे, 10% मेथनॉल डाल दो तो बना हुआ मिलता है। जब 10% मेथनॉल डालते हो तो बना हुआ मिलता है मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट में 10% मिथाइल अल्कोहल होता है, 90% इथाइल अल्कोहल होता है। अब एमसीक्यूज में पूछेगा क्या डीनेचरेशन करवाने के लिए सिर्फ मेथनॉल ही डाल सकते हैं, क्या और भी कोई ऐसी चीज होती है जो डीनेचरेशन के लिए यूज कर सकें। तो आपने कहना है हाँ, डीनेचरेशन के लिए पायरिडीन भी यूज हो सकता है, डीनेचरेशन के लिए पायरिडीन भी यूज हो सकता है, एसीटोन भी यूज हो सकता है। तो याद रखना एमसीक्यूज में सर ने 3 चीजें बताई डीनेचरेशन के लिए, पायरिडीन, एसीटोन और मेथनॉल। मेथनॉल डालोगे तो मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलेंगे, लेकिन अगर पायरिडीन और एसीटोन डाला तो मिथाइलेटेड स्पिरिट तब नहीं बोल रहे होते, ये भी ख्याल करना। तो वाटर गैस, एब्सोल्यूट अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट, डीनेचरेशन और वुड स्पिरिट, ये सारी चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी और ये सारी चीजें आपको एमसीक्यूज में आनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपने करने हैं जी रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। तो सुनो, रिएक्शंस आपने कैसे करने हैं अल्कोहल्स के, मैं इधर ही बता देता हूँ। सुनो भाई, अल्कोहल्स के रिएक्शंस ये मैंने लिखी हुई है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। जरा एक बात आप गौर से समझना मेरी, इधर मैं समझाता हूँ, वो बात गौर से सुनना। ये रहा टर्शरी अल्कोहल, ये रहा टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का अगर हम तोड़ें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो बनेगा टर्शरी कार्बोकैटाइन। और OH हो जाएगा अलग। अब ये टर्शरी कार्बोकैटाइन मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव को चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज डोनेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दूसरा और तीसरा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो अपना नेगेटिव चार्ज इसको डोनेट करेंगे और इसे स्टेबल करेंगे। तो टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे स्टेबल। और केमिस्ट्री का एक रूल याद रखें, केमिस्ट्री कहती है कि अगर बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल है ना तो रिएक्टेंट बड़ी आसानी से अपना बॉन्ड तोड़ लेंगे। तो बताओ, इस रिएक्टेंट में कार्बन और O का बॉन्ड बड़ी आसानी से टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल है। अच्छा, अब ये बॉन्ड तोड़े कौन, ये बॉन्ड तोड़े कौन?
OH होता है न्यूक्लियोफाइल, OH कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो अगर बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करे, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इस कार्बन के ऊपर, तो वो बाहर से अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा और OH न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की कोशिश करेगा। तो कब टूटेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड? कब टूटेगा? तब टूटेगा जब आप कहो बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो OH बॉन्ड टूटेगा, सॉरी 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 सॉरी, OH बॉन्ड नहीं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सबसे आसानी से किस में ब्रेक होता है? आप कहोगे सबसे आसानी से टर्शरी में ब्रेक होता है, फिर मुश्किल से जरा सेकेंडरी में, क्योंकि उसका कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। सबसे मुश्किल से किस में होगा? प्राइमरी में। तो इट मींस न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस पढ़ाए जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अल्कोहल के पढ़ाए जाते हैं, जिनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड कौन सा तोड़ता है? कार्बन ऑक्सीजन, इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। सबसे आसानी से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है टर्शरी का, क्योंकि बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल। सबसे मुश्किल से प्राइमरी का। ठीक है, उसके अलावा जब आप डिहाइड्रेशन करवाते हो, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रा का मतलब वाटर, वाटर रिमूव करना है। वाटर भी जब इधर से निकालना हो तो इधर ओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही तोड़ते हैं और OH निकालते हैं। याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी OH को निकालना होता है, डिहाइड्रेशन में भी OH को निकालना होता है। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में OH सबसे आसानी से निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन में भी तो OH सबसे आसानी से निकलना चाहिए कि नहीं? तो डिहाइड्रेशन भी सबसे आसानी से किसकी होती है? टर्शरी की, जरा मुश्किल से सेकेंडरी की, और सबसे मुश्किल से की प्राइमरी। तो आपने याद रखना है कि सर ने अपनी बुक में लिख के दिया हुआ है कि जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो न्यूक्लियोफाइल के जरिए तो सबसे आसानी से टर्शरी का ब्रेक होता है, और डिहाइड्रेशन में भी सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन टर्शरी की होती है। तो जहन में घुसा लो कि दो चीजों का ऑर्डर सेम है। कौन सी दो चीजों का? अल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, उसका ऑर्डर भी है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। और जब डिहाइड्रेशन करवाते हैं उसका भी ऑर्डर होता है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो इन दो का ऑर्डर हो गया सेम, इन दो का ऑर्डर क्या हो गया? सेम। और ऑर्डर सेम होने की रीजन भी सेम है कि टर्शरी स्टेबल, सेकेंडरी जरा कम स्टेबल, प्राइमरी और कम स्टेबल। अच्छा जी, इन दो का ऑर्डर तो हो गया सेम। अब आप आ जाओ जी कि ये है टर्शरी अल्कोहल, ये है टर्शरी अल्कोहल। अब OH, अब पहले बॉन्ड तोड़ रहा था कार्बन ऑक्सीजन, अब बॉन्ड तोड़ रहा हूं कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, हाइड्रोजन इधर होता है इलेक्ट्रोफाइल, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे ना इस ऑक्सीजन पे, तो इस इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल को निकाल देगा। तो इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था कार्बन पे और OH न्यूक्लियोफाइल निकाल रहा था, इधर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल को निकाल रहा है। और रिएक्शन कौन से शो होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बनता है कार्बन का नेगेटिव आयन, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ी हुई होती है नेगेटिव आयन, और हाइड्रोजन निकल चुका है। अब जरा मुझे गौर से बताओ, गौर से बात सुनना। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए होगा? पॉजिटिव। कॉमन बात है ना, समझने वाली बात है। एक नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए होगा? पॉजिटिव। तो इसको तो पॉजिटिव चाहिए था, लेकिन इसके आसपास तो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, ये भी अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, ये भी इसे नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना नेगेटिव चार्ज जब इस ऑक्सीजन को देंगे, ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, तो इस ऑक्सीजन को स्टेबल करेंगे? अनस्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल तो नहीं होगा, अनस्टेबल। नेगेटिव को नेगेटिव तो नहीं चाहिए होता, पॉजिटिव चाहिए होता, लेकिन इसको तो सारा नेगेटिव ही देने लगे हैं। तो ये हाईली अनस्टेबल है, ये मोस्ट अनस्टेबल है। अगर ये मोस्ट अनस्टेबल है तो क्या ये बनना चाह रहा होगा? नहीं बनना चाह रहा होगा, क्योंकि अनस्टेबल है ना। अनस्टेबल चीज क्यों बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए भाई। तो अगर ये बनना ही नहीं चाह रहा तो फिर क्या इधर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा तो मेरा बनने वाला प्रोडक्ट तो हाईली अनस्टेबल है, तो वो कहेगा मैं नहीं बॉन्ड तोड़ता, जाओ, मैं बॉन्ड तोड़ता ही नहीं अपना। तो फिर टर्शरी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना सबसे मुश्किल है।
टर्शरी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना सबसे क्या है, मुश्किल है। तो फिर टर्शरी का ऑर्डर क्या बनेगा जी, टर्शरी का ऑर्डर ये बनेगा कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ रहे हो तो टर्शरी सबसे मुश्किल से शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टर्शरी सबसे मुश्किल से शो करते हैं। सबसे आसानी से क्यों शो करते हैं, प्राइमरी। तो ऑर्डर ऊपर मैंने लिखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे आसानी से टर्शरी, इधर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे आसानी से प्राइमरी और टर्शरी सबसे मुश्किल से। और न्यूक्लियोफिलिक, इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, इधर कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहे हैं। उधर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा था, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। तो दो बड़े बेसिक डिफरेंस याद रहे, दो बड़े बेसिक डिफरेंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। न्यूक्लियोफाइल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक। टर्शरी की बिजली, प्राइमरी की बिजली। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने पढ़ाया था ना, जो एसएन का ऑर्डर होता है वही डिहाइड्रेशन का, बिल्कुल उसी तरह याद रखना। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर होता है वही अल्कोहल की एसिडिक नेचर का ऑर्डर होता है। भाई जब एसिडिक नेचर भी पढ़ाई जाएगी तब भी तो प्रोटॉन ही डोनेट होने हैं ना, और टर्शरी तो अपना प्रोटॉन डोनेट नहीं होने देगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने प्रोटॉन डोनेट किया तो मेरा तो कॉन्जुगेट बेस हाईली अनस्टेबल है। भाई टर्शरी अल्कोहल को तो पता है अगर मैंने प्रोटॉन डोनेट किया और मैंने प्रोटॉन डोनेट करके अपना कॉन्जुगेट बेस बनाया, वो कॉन्जुगेट बेस तो मेरा हाईली अनस्टेबल है, तो प्रोटॉन डोनेट होने ही नहीं देगा। तो फिर प्रोटॉन कौन आसानी से डोनेट होने के देगा, प्राइमरी। तो एसिडिक नेचर भी याद रखना, सबसे सबसे एसिडिक करेक्टर ज्यादा प्राइमरी का होता है, सेकेंडरी का एसिडिक करेक्टर कम होता है और टर्शरी का और भी कम होता है। वो एमसीक्यूज यूं लिख के देगा आपको, वो एमसीक्यूज लिख के देगा कि विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग हैज बेटर या मैक्सिमम एसिडिक करेक्टर, और ऑप्शन आपको लिख के दे देगा वो, ऑप्शन आपको लिख के दे देगा वो जी। हालांकि नाम लिखे होने के ज्यादा चांसेस हैं, मैं स्ट्रक्चर लिख के देता हूँ। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसे 2 प्रोपेनॉल बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, और ये टर्शरी अल्कोहल है। तो सबसे कम एसिडिक नेचर तो होती है टर्शरी की, इसकी तो होगी सबसे कम, सबसे कम। उसके बाद होती है सेकेंडरी की, ये रहा सेकेंडरी, सेकेंडरी की भी एसिडिक नेचर होगी कम। सबसे ज्यादा होती है प्राइमरी की, प्राइमरी सबसे आसानी से अपना प्रोटॉन जाने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर प्रोटॉन चला भी गया तो कॉन्जुगेट बेस जो बनता है वो स्टेबल होता है, प्राइमरी का कॉन्जुगेट बेस जरा स्टेबल होता है। अब प्राइमरी तो मैंने दो दो लिखे हैं, इन दो में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर वो होगी जिसका अल्काइल ग्रुप सबसे छोटा हो। तो सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर चार्ली का है। प्राइमरी में भी सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर उसकी होती है जिसका कार्बन वाला ग्रुप सबसे छोटा हो, तो चार्ली सही आंसर होगा। ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो चार्ली की एसिडिक नेचर ज्यादा बनेगी बीटा से, बीटा की ज्यादा बनेगी अल्फा से, अल्फा की ज्यादा बनेगी डेल्टा से। ये इनकी एसिडिक नेचर का ऑर्डर बना हुआ आ रहा होगा। जब एसिडिक नेचर पता लग जाए ना, टर्शरी की एसिडिक नेचर तो सबसे कम थी क्योंकि वो प्रोटॉन देना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है। प्राइमरी की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वो प्रोटॉन अपना दे देगा, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनेगा। तो फिर जब पता लग जाए ना कौन ज्यादा एसिडिक है, फिर वो जो मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, कि जो ज्यादा एसिडिक होता है वो ज्यादा H पॉजिटिव आयन बनाता है और उसकी पीएच कम हो जाती है। तो इसका मतलब है मिथाइल अल्कोहल H पॉजिटिव आयन ज्यादा बनाएगा लेकिन इसकी पीएच कम निकलेगी, मिथाइल अल्कोहल की। और मिथाइल अल्कोहल की Ka की वैल्यू ज्यादा होगी लेकिन इसकी pKa की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो फिर वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई होंगे। तो जब पता लग जाए ना सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, तो कहना वो सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन बनाएगा, उसकी पीएच सबसे कम होगी, उसकी Ka की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और उसकी pKa की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। ये बात फिर कहानी सुनानी आनी चाहिए आपको। तो ये मैंने बड़ी बेसिक बातें आपको इधर बताई हैं।
और ये बातें मैंने अपनी बुक में इधर लिखी भी हुई हैं, आपको दिख जाएंगी। तो बात याद रहेगी, भूल मत जाना कि सर ने कहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और डिहाइड्रेशन का ऑर्डर और कॉन्सेप्ट सेम होता है, और सर ने कहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एसिडिक नेचर का कॉन्सेप्ट और ऑर्डर सेम होता है। अब सुनो, अब आपको बुक में दिख रहे होंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक। फिर नीचे आपको दिख रहे होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। तो फिर अब जहन में बात घुसेड़ लो और ये मिस मत करना कि सर ने कहा था जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने हो तो उसके लिए थायोनाइल क्लोराइड भी यूज हो सकता है, HCl भी यूज हो सकता है, फास्फोरस ट्राईहलाइड भी और फास्फोरस पेंटाहलाइड भी और अमोनिया भी। इसमें क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल होगा, क्लोरीन इस OH को निकालेगा, एक क्लोरीन इस OH को निकालेगा और खुद क्लोरीन इधर आके जुड़ जाएगा, खुद क्लोरीन आके जुड़ गया। दूसरा क्लोरीन जो होगा वो OH के पॉजिटिव एच से जुड़ेगा। दो क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन तो OH को निकाल दिया ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई ना, क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल ने OH न्यूक्लियोफाइल निकाल दिया। दूसरी क्लोरीन इस पॉजिटिव एच से जुड़ेगी और बनाएगी HCl। अब कितनी क्लोरीन इसकी निकली हैं? दो क्लोरीन निकली हैं। उन दो क्लोरीन की जगह ये जो ऑक्सीजन बची हुई है ये आके सल्फर से जुड़ेगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसे हिंट के तौर पे यूं याद रखना कि सर ने कहा था जैसे कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, उसी तरह थायोनाइल क्लोराइड हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब एमसीक्यूज में याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होती है, HCl भी गैस होती है, ये दोनों गैसेज होती हैं। अब ये दोनों गैसेज होने की वजह से बड़ी आसानी से खुद ही सेपरेट हो जाती हैं। ये जो बाय प्रोडक्ट है ना, ये बाय प्रोडक्ट गैसेज हैं, बड़ी आसानी से खुद ही सेपरेट हो जाते हैं। मेन प्रोडक्ट अल्काइल क्लोराइड ही बचा रहता है। तो ये अल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड भी बोला जाता है। अल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है क्योंकि बाय प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में थे, खुद ही उड़ गए, खुद ही चले गए। केमिस्ट्री में ये भी तो रोला होता है ना कि मेन प्रोडक्ट बनाओ, मेन प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट बन गया, बाय प्रोडक्ट को आप सेपरेट करवाओ। और वो मेथड तो बहुत अच्छा होता है जिसमें बाय प्रोडक्ट खुद ही गैस की फॉर्म में और खुद ही निकल जाए और मेन प्रोडक्ट पीछे बचा रह जाए। और जो एक फैमिली के रिएक्शन होते हैं अल्कोहल, वो दूसरी फैमिली के प्रिपरेशन जरूर होते हैं। अल्कोहल के रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड की प्रिपरेशन चल रही है। ये पूछा जाएगा एमसीक्यूज। HCl याद रखना गैस होती है, सल्फर डाई भी गैस। अब सुनो, HCl में क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल होगा, क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल OH को निकाल देगा, क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल OH को निकाल देगा, इधर बनेगा अल्काइल क्लोराइड, और वो जो OH निकलेगा वो H से जुड़ के क्या बना देगा? वाटर। लुकास रिएजेंट एमसीक्यूज में याद रहे ZnCl2 प्लस HCl। जरूरी नहीं है ZnCl2 हो, वैसे ZnBr2 भी हो सकते हैं और प्लस HBr भी हो सकता है। ये लुकास रिएजेंट याद रहे, लुकास रिएजेंट आगे मैं टेस्ट भी पढ़ाऊंगा। फिर फास्फोरस पेंटा पे आ जाओ, ट्राई में बाद में बताता हूँ। याद रखना पेंटा का और थायोनाइल क्लोराइड के रिएक्शन की सेंस एक ही होती है। एक हैलोजन एक OH निकालेगा और बनेगा अल्काइल हैलाइड, एक हैलोजन OH निकालेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, अल्काइल हैलाइड। दूसरा हैलोजन OH की पॉजिटिव H से जुड़ेगा और बनेगा HX, दूसरा हैलोजन OH की H पॉजिटिव से जुड़ेगा और बनेगा HX। इधर कितने हैलोजन निकल गए? दो। एक हैलोजन आके जुड़ा R के साथ, दूसरा हाइड्रोजन जाके जुड़ा H के साथ, दो हैलोजन निकले। उन दो हैलोजन की जगह ये ऑक्सीजन आके डबल बॉन्ड बनाता है और फास्फोराइल हैलाइड बनता है या फास्फोरस ऑक्सी हैलाइड बनता है। अच्छा, जब फास्फोरस ट्राई से रिएक्शन करवाना हो तो याद रखना अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स यूज करने हैं। अल्कोहल के 3, एक हैलोजन एक OH निकालेगा, दूसरा हैलोजन दूसरा OH, तीसरा हैलोजन तीसरा OH। तो 3 हैलोजन इधर के 3 OH निकालेंगे और वो 3 OH जो निकलेंगे ना, उन 3 OH की जगह 3 हैलोजन आके जुड़ेंगे और इधर 3 बने हुए मिल जाएंगे अल्काइल हैलाइड। 3 OH की जगह 3 हैलोजन आके जुड़ेंगे, 3 अल्काइल हैलाइड। और फिर जो OH निकले हैं वो जुड़ेंगे फास्फोरस से, तीनों OH जाके जुड़ेंगे फास्फोरस से और आपको बना हुआ मिलेगा एसिड H3PO3। ये होगा H3 फिर P और ये होगा O3, एसिड बना हुआ मिलेगा H3PO3, ये एसिड बना हुआ मिलेगा। और अमोनिया के अंदर न्यूक्लियोफाइल होता है अमाइन, वो अमाइन इस OH को निकालते हैं और प्राइमरी अमाइंस बनाता है। अमोनिया का अमाइन इस OH को निकालते हैं और प्राइमरी अमाइन। और अमोनिया का अमाइन गया, एक H तो बचा होगा ना, NH3 में से सिर्फ NH2 गया, एक H तो बचा होगा, वो HOH से जुड़ के क्या बनाएगा? वाटर। इसका कैटलिस्ट याद रखना थोरियम डाइऑक्साइड। और कहीं पे भी थायोनाइल क्लोराइड हो तो कैटलिस्ट याद रखना पायरिडीन होता है। पायरिडीन एक
सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होता है लिविस बेस के तौर पे, इसमें हेट्रोएटम नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर डोनेट करता है और लिविस बेस के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो ये थे सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आर का खेल खुद खेलना, भाई आर की जगह वो CH3 दे दे, आर की जगह CH3, आर की जगह इथाइल दे दे इथाइल, एन प्रोपाइल दे दे एन प्रोपाइल, एसोप्रोपाइल दे दे एसोप्रोपाइल, वो आर के खेल खुद खेलना बैठ के तसल्ली से, पहले जनरल रिएक्शन तैयार करो। फिर है जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, जिनमें अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और वो 3 रिएक्शन है सिलेबस में। सबसे पहले सोडियम, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन करेगी लूज, सोडियम आइन बनाएगी, वो सोडियम आइन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और इस H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा, और कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। तो सोडियम इलेक्ट्रोफाइल इस H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा। अगर 2 सोडियम है तो इधर अल्कोहल भी 2 होने चाहिए, 2 सोडियम है तो अल्कोहल भी तो 2 होने चाहिए, एक सोडियम एक अल्कोहल का H, दूसरी सोडियम दूसरे अल्कोहल का H, और फिर ये H जो निकलेंगे ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन भी करेंगे। सोडियम शो कर रही होगी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन H पॉजिटिव शो कर रहा होगा रिडक्शन। सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी, ऑक्सीडेशन करेगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन, और फिर वो हाइड्रोजन जो होंगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में। इधर बना हुआ मिलेगा सॉल्ट, सोडियम एल्कोक्साइड। बात याद रखो, इसमें अल्कोहल की एसिडिक नेचर प्रूव हो रही है। एसिड ही होते हैं जो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में प्रूव हुआ है कि अल्कोहल वाकई एसिड के तौर पे काम करता है। फिर इस पे MCQs बनेंगे स्टीरियोमेट्री पे, फिर वो इस पे MCQs बनाएगा स्टीरियोमेट्री के। वो कहेगा जी सोडियम ली गई थी 46 ग्राम, अच्छा एक सोडियम का मैस होता है 23, अगर वो MCQs में बोले ना 46, तो इसका मतलब है 2 सोडियम है। तो वो कहेगा 46 ग्राम सोडियम है, मतलब 2 मोल सोडियम। तो बताओ हाइड्रोजन गैस कितने मोल बनेगी, आप कहोगे हाइड्रोजन गैस 1 मोल बनेगी। अगर अल्कोहल का 46 ग्राम सोडियम से रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन गैस 1 मोल बनेगी। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन गैस के, 6.0 टू 10⁻23। कितना मैस होगा हाइड्रोजन गैस का, 2 ग्राम मैस होगा। और अगर ये रिएक्शन STP पे हुआ है तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 dm³। तो MCQs में लिखा हो 46 ग्राम सोडियम तो 2 मोल सोडियम, 2 मोल सोडियम पूरे 1 मोल हाइड्रोजन निकालती है, 2 मोल सोडियम पूरा अल्कोहल से 1 मोल हाइड्रोजन निकालती है, जो कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम मैस बनता है। और उसमें मालिक्यूल, हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो मालिक्यूल्स, और उसका वॉल्यूम जो होता है मोलर वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो इस पे स्टीरियोमेट्री के MCQs बनेंगे। फिर उसके बाद अगला इलेक्ट्रोफिलिक, ये होगा जी इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को निकालेगा, ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव को निकालेगा। तो ये मैग्नीशियम जाके फिर जुड़ेगा किससे, ऑक्सीजन से, RO के साथ जुड़ेगा MgX, ये जुड़ा हुआ है RO के साथ MgX। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोफाइल ने H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को निकाल दिया और मैग्नीशियम O से जाके जुड़ा और बना ROMgX। और फिर ये जो ग्रिग्नाट रिएजेंट का, ये ग्रिग्नाट रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप जो है, ये अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा इस H पॉजिटिव से, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप होता है न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नाट रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होता है, H पॉजिटिव से जुड़ेगा और अल्केन बनेगा। तो ये अल्केन की प्रिपरेशन का मेथड हो गया। और लास्ट होता है जी स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन में ये है जी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रोफाइल होता है असाइल ग्रुप, MCQs मत भूलना, कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रोफाइल असाइल ग्रुप होता है। वो असाइल ग्रुप इस H पॉजिटिव को निकालेगा, और इधर होगा RO, ये इधर होगा जी RO, ये वाला RO, और इस RO के साथ असाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा और बना हुआ मिलेगा एस्टर, बना हुआ मिल जाएगा एस्टर। तो असाइल तो गया, हाइड्रोजन को निकाल दिया, वो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इसके OH से जुड़ेगा और क्या बनाएगा, वाटर। MCQs इस पे 4-5 आते हैं। वो कहता है वाटर का प्रोटॉन कहाँ से आएगा, ये जो वाटर बने, आप कहेंगे वाटर का प्रोटॉन अल्कोहल से आया होगा, आप कहेंगे वाटर का प्रोटॉन कहाँ से आया होगा, अल्कोहल से। फिर वो कहेगा बताओ वाटर का OH कहाँ से आया था, आप कहोगे वाटर का OH आया हुआ था कार्बोक्सिलिक एसिड से, वाटर का OH आया था कार्बोक्सिलिक एसिड से। फिर वो कहेगा जी ये इस एस्टर जो बना है और स्टेरिफिकेशन जो हुई है,
इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड टूटा था? आप कहोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा था, इस कार्बन का ऑक्सीजन से, मतलब असाइल ग्रुप का OH से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा था। फिर वो कहेगा स्टेरिफिकेशन में अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटा था? आप कहोगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा था। ये सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं, प्रीवियस पेपर चेक करना, जब एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होगे देखना ये सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं। यहाँ तक कर लेना। कल हम इंशाल्लाह ये अल्कोहल भी खत्म कर देंगे, फिनॉल भी खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे एल्डिहाइड भी शुरू करें, और संडे तक आपका ये सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला हो जाए पूरा इंशाल्लाह। ओके जी।